हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा। उसके अंदर आपको मिलेंगे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो मैंने प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर लगभग बच्चों के हो चुके होते हैं, लेकिन मैं वो भी कराऊंगा। प्रोबेबिलिटी पहला चैप्टर आज मैं ले रहा हूं, कल लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आएगा, परसों कुछ ना कुछ आएगा, तो वो सीरीज आपको मिलेगी। डेली मैं एक चैप्टर अपलोड करूंगा, मंडे टू सैटरडे, फिर मंडे टू सैटरडे। ये 2 हफ्ते ये सीरीज चलने वाली है। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मैं यहां पर अभी इस लेक्चर के अंदर एक तो माइंड मैप दूंगा, टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा। अगर आपको ये चैप्टर आता है ना तो पूरा का पूरा ब्रशअप हो जाएगा और इतने चुम्मेश्वरी काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे और फिर डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर आज तक कभी पढ़ा ही नहीं और आप इसका एक ओवरव्यू चाहते हो, आप इसको डेप्थ में एक बार पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट में आपका एक प्लेलिस्ट पिन कर दी है मैंने। आप पहले जाओ, प्रोबेबिलिटी का मैंने हर एक चैप्टर का बहुत प्यारा सा वन शॉट ऑलरेडी बना रखा है, लाखों बच्चों ने उसे देखा है। आप प्लीज जाकर उसका फायदा उठाओ, एक बारी 1.5x 2x पे जाकर देख लो और एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन लगा लो और उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो। इसके बाद आप किसी भी स्कूल में हो, प्राइवेट, सरकारी, सीआरपीएफ, केंद्रीय, किसी भी टाइप के स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, आपको और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, आई गारंटीड। तो ये लगातार ये आएगा। कोर मैथमेटिक्स, अप्लाइड वाले मैथमेटिक्स वाले बच्चे दोनों देख सकते हैं। अप्लाइड वाले वो वाले चैप्टर देखे जो जो उनके सिलेबस में कॉमन है कोर वालों के साथ। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट महत्व यहां पर इस सीरीज का ये रहेगा कि ये आपके फाइनल्स में तो काम आएगी। मैं यहां पर आपको वो भी चैप्टर के अंदर डिटेल नॉलेज दूंगा जो 12वीं में आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो इस सीरीज को ढंग से फॉलो कर लिया तो बहुत बढ़िया है। डेली एक लेक्चर मैं आपके सामने अपलोड करूंगा 6 साढ़े 6 बजे, एज पर माय टीम जब वो अपलोड करेगी, और डेली मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही शाम को ये आपको मिलेगा। टुडे इज 5 जनवरी, समय हो रहा है 11:46 AM, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो। तो सबसे पहले एक बारी ब्रशअप कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा जिनको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो देखो, फिर यहां पर आ जाओ, ठीक है जी। ऐसा हर एक चैप्टर के लिए करना है। कल मैं आपको दूंगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। उसके बाद कौन सा लेक्चर चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बता दो। मैंने उल्टा इसलिए स्टार्ट किया है कि ताकि हम स्टार्टिंग तक जब पहुंचे, मैं सारे चैप्टर्स के दूंगा। स्टार्टिंग तक वाले चैप्टर हमको ऑलरेडी काफी बारी हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन मैं उनके भी दोबारा से आपको कराऊंगा कि ताकि ये सीरीज बहुत बढ़िया से बन जाए। तो अगर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊं तो सबसे पहली चीज आती है बेटा सैंपल स्पेस। देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है एक एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट मतलब होता है ताश में से एक पत्ता निकालना, एक डाई को रोल कर देना, 2 डाई को रोल कर देना, 2-3 कॉइन को टॉस कर देना। इन सबको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। बैग में से बॉल निकालना, मार्बल निकालना, ठीक है, एक चिट निकालना, नंबर चूज करना, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट्स के जो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, उनके सेट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सेट जो होता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, रिप्रेजेंटेड विद द लेटर एस। तो जो एस होता है इट इज अ सेट, ये सेट होता है शोइंग ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एग्जाम्पल, इफ अ डाइस इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया तो टोटल आउटकम कितने होंगे? ये 6। इन 6 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए सेट को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस यानी एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा जी, अब हमको यहां पे एक बात पता है कि किसी भी इवेंट के होने की प्लस किसी भी इवेंट के ना होने का जो सम होता है प्यारे बच्चों वो 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट का जो फॉर्मूला आंसर आता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। 0 भी आंसर आ सकता है, 1 भी आंसर आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये जो ई होता है ना, इसका मतलब होता है इवेंट। जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे कई सारे इवेंट्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही रोलिंग अ डाइस, तो 6 आउटकम्स बनेंगे, तो हो गया टोटल आउटकम्स। अब इससे मैं बहुत सारे इवेंट्स बना सकता हूं, ठीक है जी। अब जैसे एग्जाम्पल यहां पर लिया मैंने,
आपको ढंग से समझाने के लिए मान लो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा भैया? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब मैं इसे ना कई सारे इवेंट्स बना सकता हूं, जैसे एटलीस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड वन टेल, नो टेल, नो हेड, बहुत सारे इससे मैं इवेंट्स बना सकता हूं, ठीक है ना। जो आप बचपन में प्रोबेबिलिटी निकालते थे, अब जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आप निकालते थे, वो आती थी 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बहुत कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे इनसे इवेंट्स बन सकते हैं। अब उन इवेंट्स के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हमने पढ़े थे चैप्टर के अंदर। पहला होता है बेटा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट्स, यानी नल इवेंट, वॉइड इवेंट। नल इवेंट क्या होता है? जो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी नंबर ग्रेटर देन 7, ये 5 होता है, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये होता है बेटा हमारा इम्पॉसिबल, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इम्पॉसिबल इवेंट, ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। फिर आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट वो होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, जिसके अंदर एक एलिमेंट है, जैसे इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर में तो एक ही एलिमेंट होगा, इस इवेंट को बोलते हैं सिंपल इवेंट, वन आउटकम। फिर आता है कंपाउंड। कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आते हैं, जैसे ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना, ऑड नंबर की बात हो रही है ना, तो 1 3 5, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स, इनमें एक से ज्यादा एलिमेंट आएगा, लेकिन टोटल से कम आएगा, क्योंकि अगर सारे के सारे इवेंट्स आ गए उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। देखो, जो सैंपल स्पेस के ही बराबर आ जाएगा, जो सैंपल स्पेस के ही बराबर आ जाएगा, ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम श्योर इवेंट, और इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है जी। भाई देखो ना, 6/6 1 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं हम श्योर, जो डेफिनेटली होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये है जो 12वीं तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब मैं साथ साथ पूरी सीरीज में आपको बताऊंगा कि जो 12th में जो पॉइंट, मतलब एक तो होता है ना पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं चैप्टर तो इंपॉर्टेंट बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं साथ में बताऊंगा चैप्टर का ये वाला पोर्शन, तो भैया बिल्कुल आप पढ़ के जाओगे। ये 11th में भी बहुत क्वेश्चन आएंगे, अभी इसके देखेंगे आज ही हम, और 12th के अंदर तो भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है उनमें कुछ कॉमन नहीं है। कहते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगी तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, जैसे अगर ए ऑड नंबर है और बी इवन नंबर है, तो ए क्या हुआ बेटा 1 3 5, और बी क्या हुआ भैया 2 4 6। अब इनका इंटरसेक्शन 5 है, तो ए और बी क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसे डिसजॉइंट सेट हुआ करता था। एक होता है बेटा हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्ट यानी थक गया है, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, यानी अगर ए यूनियन बी जो होगा वो हमारा सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, ए यूनियन बी अगर मेरे सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तब वो क्या बन जाता है? एग्जॉस्टिव। वो दोनों क्या होंगे? एग्जॉस्टिव। फिर वही ऑड और इवन, 1 3 5 2 4 6, इनका यूनियन करूंगा तो वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा, उसको बोलता हूं मैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है जी। अब आप सोच रहे हो कि सर ए और बी दोनों ही तो हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। हाँ, कुछ ऐसे इवेंट भी होते हैं जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी होते हैं और एग्जॉस्टिव भी होते हैं। इनकी खास बात बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज 2 क्वेश्चन करेंगे इससे। अगर ए एंड बी दोनों है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो उनका प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखना। मान लो 3 ऐसे इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, उनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, लेकिन उन तीनों को जोड़ता हूं तो सैंपल स्पेस आ जाता है, तो वो क्या आ जाएगा? उनके प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में शायद ही इसका कोई क्वेश्चन है। चलो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए और ये 12वीं तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जैसे बचपन में पढ़ी हुई पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, वैसे ये भी नहीं छोड़ेंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला याद रखना है बच्चों,
इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे। सेकंड वाले को ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है, एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा और प्रूव भी कराऊंगा, दोनों कराऊंगा। ए बी सी तीनों की इंटरसेक्शन माइनस प्लस कॉमन इंटरसेक्शन को प्लस करना है। ए नॉट का मतलब 1, किसी का भी नॉट निकालना हो या कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, एक ही बात है, ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट्स में पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ये याद रखेंगे। यहां पर आया भैया ए डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, मतलब 1 में से यूनियन माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, 1 में से इंटरसेक्शन माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का भी यूज कराएंगे। इतना एक अनिल और आशिमा वाला एग्जाम्पल है, जो मैं कहता हूं कि भैया लाख दुखों की एक दवा है, वो तो करना ही करना है, वो इन्हीं दोनों से होने वाला है, ठीक है ना। फिर ए बट नॉट बी, एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, एनसीसी बट नॉट एनएसएस, ठीक है ना। तो ए बट नॉट बी मतलब ए में से कॉमन पोर्शन हटा दो, ओनली ए, इसका मतलब ये भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ठीक है ना, एक ही बात है। और ये मैंने भी आपको समझा दी। और कुछ याद आएगा और कुछ बात बनेगी तो हम यहां पर लिख लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमने नोट्स भी बढ़िया बना लिया अपने, पॉइंट टू रिमेंबर। अच्छा, अब अगर जैसे एक लास्ट बात ये है कि मान लो एक बैग है जिसके अंदर 2 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं बॉल, ठीक है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, मुझे पता है आप कमेंट सेक्शन भर दोगे, भरना एक बारी, स्पैम करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, एक रेड बॉल को विड्रॉ करने की क्या संभावना होगी, वो मुझे पता है, बता दोगे। आंसर इज सर 2 रेड है, फेवरेबल अपॉन में टोटल सर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया हो गया, अपॉन में टोटल सर। तो ये तो बचपन की कहानी है, 9th-10th में पढ़ ली थी हमने। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स, तो भैया अब इस बात का ध्यान रखना, जब हम एक चीज विड्रॉ करते हैं, ताश की गड्डी में से एक पत्ता, बैग में से एक बॉल, जब भी एक चीज विड्रॉ होगी तो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो हमने 9th-10th तक सीखी है। लेकिन अगर हमने एक से ज्यादा चीजें विड्रॉ कर ली, 2 पत्ते 4 पत्ते, 2 पूरे झुंड में से 10 लोग में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, यहां से 2 बॉल सिलेक्ट कर ली, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगेगा। सर क्या वो भी आना चाहिए? देखो थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेरा वो लेक्चर देख लोगे प्रोबेबिलिटी का तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बात चल रही है, ठीक है ना। उसके अंदर थोड़ा डिटेल में गया हूं मैं, आज भी जाऊंगा। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा चीजें अगर आपने विड्रॉ कर ली है तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में से कोई एक चीज लगेगी। तो परम्यूटेशन कब लगेगा और कॉम्बिनेशन कब लगेगा, ये भी सोचने वाली बात है। देखो परम्यूटेशन तब लगेगा जब हमें उन चीजों को अरेंज भी करना है, एक ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे एक ब्रीफ केस का नमलॉक है, उसके अंदर मैं सिर्फ 4 नंबर चुनूंगा नहीं, मुझे 4 नंबर को अरेंज भी करना होगा। मान लो आपका पासवर्ड था 1 2 3 4, मैंने नंबर सोच तो लिया 1 2 3 4, लेकिन मैं डाल रहा हूं 4 1 2 3, तो वो खुलेगा नहीं। तो वहां अरेंजमेंट मैटर कर रही है, यहां पर अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही। आई हैव टू सिलेक्ट ओनली 2 बॉल्स, तो 2 बॉल सिलेक्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन, तो 5 में से 2 बॉल और टोटल में से भी 2 बॉल, फेवरेबल अपॉन में टोटल, ठीक है जी। अभी डिटेल में जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कहानी यहां पर यह है, इस बात को भी ध्यान रखना कि जब हम एक चीज विड्रॉ कर रहे हैं तो नो परम्यूटेशन नो कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट। अगर हम एक से ज्यादा चीजें विड्रॉ कर रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, और यू कैन से दैट देसी जुगाड़ जो हमने किया था, ठीक है ना, पर पिछले साल नहीं, मतलब वो रिकॉर्डिंग्स के अंदर, मतलब जब हमने स्टार्टिंग, मैंने तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड की थी, लेकिन हाँ DDLJ को दोबारा बनने की नीड नहीं है। अब धुरंधर मूवी एक बारी बन चुकी है, दोबारा नहीं बनेगी, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आ गया, ठीक है। तो वो एक बारी बन चुका है, उसको दोबारा बना के आई डोंट थिंक कि कोई किक है। किक इसमें है कि मैं आपके सामने नए क्वेश्चन करूं, हम थोड़ी और इंटेलेक्चुअल बातें करें, कुछ और मजेदार बातें करें, कुछ और डेप्थ में जाएं। जैसे ये वाला पॉइंट मेरे उस लेक्चर में नहीं मिलेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको उस लेक्चर में नहीं मिलेंगे, लेकिन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाया दिया है, तो वो मैंने सोचा आपको बता दूं। ऑफलाइन में तो कराता ही हूं, पेड बैच में तो कराता ही हूं, ठीक है ना। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई रिक्वेस्ट कि ये सीरीज बहुतों बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इसे शेयर भी जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू। चलो तो अब क्वेश्चंस पर आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन ढूंढे कहां से आपने, चलो उसके ऊपर मुद्दा है। देखो भाई, हमारा जो 11th का पेपर होता है ना, वो लगभग 3 चीजों से बनता है, ऐसा मेरा मानना है, और मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं।
पहला है एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एनसीईआरटी की तो प्लेलिस्ट दे ही दी आपको, इसके अंदर भी एनसीईआरटी के बहुत बखूबी क्वेश्चन मैंने आज इंटीग्रेट किए। दूसरा है एग्जाम्पलर, चुम्मेश्वरी एग्जाम्पलर 11th स्टैंडर्ड की, मैं कह रहा हूं मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं। मैं बाकियों की इतनी ज्यादा नहीं करता क्योंकि 11th की चुम्मेश्वरी है, बहुत अच्छी एग्जाम्पलर लिखी गई है। दूसरी फिर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे ऑफलाइन वाले सेंटर्स में या जो पेड बैच के बच्चे हमको भेजते हैं, जो इंस्टाग्राम पे बच्चे मुझे भेजते हैं, मेल्स भी आते हैं मेरे पास, तो वहां से जो क्वेश्चन आते हैं ना मेरे पास, तो वो मैं इंटीग्रेट करता हूं जो अच्छे लेवल का होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे फ्रॉम द सेट ऑफ 1 2 3 और 4 5, एक सेट दिया हुआ है, 2 नंबर्स ए एंड बी, जहां ए बी के बराबर नहीं है, 2 नंबर आपने चुने, आर चूजन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए बाई बी इज एन इंटीजर। वाह, ए डिवाइड बाई बी इंटीजर कब होगा? जब ये पूरा कट जाएगा। 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, 2/1 इज इंटीजर। तो भैया देखो, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक सैंपल स्पेस, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब सैंपल स्पेस की बात करूंगा तो उसमें 1 और 1 नहीं आएगा, 1 और 1 नहीं आएगा क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है। समझ रहे हो ना? तो मतलब कहानी यहां पर ही है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आई हैव अ बॉक्स जिसके अंदर 1 2 3 4 5 की पर्ची है, एक एक पर्ची है। अब मैंने 2 पर्चियां निकालनी है, 1 निकाली तो 1 तो बचा ही नहीं होगा, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, फिर 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 नहीं आ सकता क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है, तो रिपीटिशन नहीं हो सकती, डबलेट्स अलाउड नहीं होंगे, 5 3 और यहां आ गया 5 4। तो ये जो मेरा बना सेट, ये बना सैंपल स्पेस। अब इनमें से ढूंढो, ये तो हो गए टोटल आउटकम, तो मेरे टोटल आउटकम हो गए बच्चों 20, ठीक है ना। अब अगर मैं अपने फेवरेबल आउटकम की बात करूं तो वो इंटीजर आना चाहिए, तो a डिवाइड बाय b। तो a डिवाइड बाय b की बात करूं तो 1 डिवाइड बाय 2 इंटीजर है नहीं? अगर ये a है ये b है, अगर ये a है ये b है, तो 1 डिवाइड बाय 2 इंटीजर है? नो सर। 1 डिवाइड बाय 3 नो सर, 1 डिवाइड बाय 4 नो सर, 1 डिवाइड बाय 5 नो सर, यस सर। 2 डिवाइड बाय 1 इज एन इंटीजर। इंटीजर समझते हो ना, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। 2 डिवाइड बाय 3 नो सर, 2 डिवाइड बाय 4, 2/4 इज 1/2, नहीं हो सकता। 2/5 नो सर, 3/1 यस सर, 3/2 नो, 3/4 नो, 3/5 नो, यस सर, नो सर, नो, यस सर। ये भूल गया देखो, 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 2 होता है कि नहीं होता? 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है बच्चों? 2। 2 इज एन इंटीजर। ये दोनों इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है और कोई भी इंटीजर नहीं है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कौन से आ गए? 2 1 आ गया, 3 1 आ गया, 4 1 आ गया, 4 2 आ गया और 5 1 आ गया। तो बस ये 5 आए हैं बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b इज एन इंटीजर। अच्छा, मैं आपको ना हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल मतलब सब्जेक्टिव करके दिखाऊंगा। इसके अंदर दोनों टाइप के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी है और सब्जेक्टिव भी है। अच्छा, इस सीरीज के एंड में मैं आपको 30 केस बेस्ड भी कराने वाला हूं एंड 100 एमसीक्यूज भी कराने वाला हूं। यू आर वेलकम। मुझे पता आपने थैंक यू लिख दिया होगा। 10 दिन बाद ये 2 लेक्चर और आएंगे। ए बाई बी क्या हो गया? अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी आ गई। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा? 5 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 20। देन माई आंसर इज सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4। दिस इज माई आंसर। ब्यूटिफुल आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? अच्छा है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। फिर कह रहे 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। देखो फिर वही बात मैं आपको दोबारा दोहराऊंगा कि हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे कमांड हासिल होनी चाहिए, फिर प्रोबेबिलिटी में कमांड हासिल होगी। ये तो तय है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो। अगर आपको लगता है आपका पीएनसी भी बहुत वीक है तो प्लेलिस्ट से पहले वो देखो, कोई जल्दी नहीं है, अभी पेपर में 1 महीना पड़ा हुआ है। तो इस लेक्चर को मैंने पोस्ट कर दिया है, आप वो 2 लेक्चर देख के फिर यहां आ जाओ, ठीक है ना? गॉट इट? 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो
एट रैंडम 6 बॉयज 6 गर्ल्स एक रो में बैठे, प्रोबेबली दैट गर्ल्स सिट टुगेदर। देखो भैया, सबसे पहली बात तो टोटल आउटकम, टोटल आउटकम में 6 लोग एक रो में बैठे हैं, 6 लोग एक रो में बैठे हैं, 6 डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट ही है, जुड़वा तो जुड़वा भी हो तो भी डिफरेंट है, राम और श्याम अलग है, तो 6 अलग लोग, 6 गर्ल्स हैं 6 बॉयज हैं, 12 अलग लोग एक रो में बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग बैठे। उन 12 को अरेंज करने का परम्यूटेशन का फॉर्मूला है अरेंज, एन फैक्टोरियल, अरेंज करना है। सीता गीता राम, राम सीता गीता, सीता राम गीता, अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं, तो 12 फैक्टोरियल आ गया भैया, 12p12 कह सकते हो। 12 लोग हैं, 12 को ही अरेंज करना है, 12p12 या 12 फैक्टोरियल एक ही बात होती है, ठीक है जी। फिर आते हैं फेवरेबल आउटकम, जिसमें यह कहा गया है गर्ल्स सिट्स टुगेदर, तो सारी की सारी गर्ल्स को एक बंधन में बांध दो, सारी की सारी गर्ल्स को एक बंधन में बांध दो। ये गर्ल्स सारी की सारी एक बंधन में बंध गई, जहां जाएंगी एक साथ जाएंगी, सारी गर्ल्स एक साथ जाएंगी, और ये आ गए बॉयज, बॉयज 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 बॉयज। तो हमारे लिए ना ये 12 लोग नहीं बचे, ये बचे 7 इंडिविजुअल्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 लोगों को अरेंज करना है, आपस में ये भी लड़ेंगी मरेंगी, 6 फैक्टोरियल ये भी हो गया। तो उसको तो बढ़िया समझ में आ गया जिसको पीएनसी आ गया, उसको कम समझ में आया जिसका पीएनसी वीक है, तो थोड़ा पीएनसी पे काम करना पड़ेगा। तो बेटा ये जब एक सिट टुगेदर, वॉवल्स अकर टुगेदर, ऑल आईज अकर्स टुगेदर, ठीक है नहीं, ऑल बॉयज अकर्स टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, अकर टुगेदर मतलब एक बंधन बन जाएगा, एक बंधन बन गया, तो जी 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 ये एक बंधन बन गया, और ये इंडिविजुअल है। 2 बॉयज के बीच में ये 6 गर्ल्स बैठ सकती है, 2 बॉयज 6 गर्ल्स फिर 4 बॉयज, 3 बॉयज 6 गर्ल्स फिर 3 बॉयज, 4 बॉयज 6 गर्ल्स फिर 2 बॉयज, ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो ये जहां जाएंगी एक साथ जाएंगी। पहली बात तो 7 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक इंडिविजुअल हो गया 7। फिर ये भी तो आपस में जा एक साथ नहीं है, लेकिन आपस में तो अरेंजमेंट करेंगे ना, सीता गीता रेखा जया सुषमा सबकी पसंद निर्मा, उल्टा हो सकता है, निर्मा आगे रेखा पीछे, रेखा आगे निर्मा पीछे, गीता आगे, समझ रहे हो, सीता पीछे, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है पूरा ढंग से, प्रोबेबिलिटी पूरी यहां पर ढंग से होनी चाहिए, ऑल गर्ल्स सिट्स टुगेदर, यहां आएगा ऑल गर्ल्स सिट्स टुगेदर, ठीक है जी। तो क्या आया 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यह आएगा 7 6, 7 तक ही रोक दो, बड़े वाले को तोड़ना होता है ना, 6 5 4 3 2 1, और 12 को तोड़ा 11 10 9 8 7, 7 को 7 से तोड़ दो, 6 2 12, ये आया भैया 5 पे कटा ये 2, इस पे कटा ये 2, इस पे कटा ये 4, इस पे कटा ये 3, तो आंसर इज 1/12 आई गेस, 1/12 नहीं, 1/12 इंटू 11, 1/132 इज द आंसर, 1/132 इज द आंसर, ठीक है जी, सिंपल है। तो पीएनसी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव भी देखा है, 2 to 3 मार्क्स, क्योंकि 11th का पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है, हर टीचर अपना पेपर बनाता है, अपने माइंडसेट से बनाता है, कोई बहुत टफ बनाता है, इसलिए मैं 11th के बच्चों को कंपेयर नहीं करता हूं। कभी कोई स्कूल इतना आसान पेपर बनाया था बच्चे के 100 में 100 आ जाते हैं, कोई पेपर इतना टफ बनाया था कि जो अच्छा बच्चा होता है वो 90 के ऊपर नहीं जा पाता 100 में से। तो मेरे लिए तो वो भी 100 वाला ही है, और मेरे लिए ये 100 वाला नहीं है क्योंकि इसका पेपर बहुत आसान आया था। बट हम हर एक लेवल के क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, अच्छा लगता है मुझे ये क्वेश्चन। क्या रहा है प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये सारे ही अच्छे हैं, मैं सबको देख के एक्साइटेड हूंगा, ठीक है ना, तो बियर मी। क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A and B occur is 0.6। क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट का मतलब समझते हो ना, A यूनियन B is 0.6, एटलीस्ट ईदर और, समझ रहे हो। If A and B occur simultaneously with the probability 0.2, साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B, दोनों,
आपको निकालना है पी ए नॉट एंड बी ए नॉट। चलो भाई ये फॉर्मूला है हमारे पास, अभी बताता हूं ए नॉट बी नॉट का क्या गेम है। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है हमारे पास बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे को दे रखा है 0.6, ये मुझे निकालना है, ये पता नहीं क्या है, ये भी मुझे नहीं पता क्या है, और ये मुझे पता है 0.2, ये आया 0.8। मुझे निकालना है ए नॉट, मुझे निकालना है बी नॉट। तो ए नॉट का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस पी ए नॉट। देख मेरी जान, देख पी ए प्लस पी ए नॉट का सम, होने और ना होने का सम बताया था 1 होता है। तो मैं पी ए की वैल्यू निकाल सकता हूं 1 माइनस पी ए नॉट, ऐसे ही 1 माइनस पी बी नॉट, बहुत ही बढ़िया। 0.8 2 माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, इन दोनों को इधर ले आओ, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट 2 माइनस 0.8, तो 1.2 इज द आंसर, 1.2 इज द आंसर। सर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा, दो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 से बड़ा आ रहा है, वो तो होगा ही ना, वो तो होगा ही ना। चलिए जी, वो तो पॉसिबल है। नेक्स्ट, ओहो हो, एग्जाम्पलर का चुम्मेश्वरी क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। मैं एक्साइटेड रहूंगा भाई हर क्वेश्चन, एक अच्छा टीचर, अच्छा नहीं सारे अच्छे टीचर है, एक्साइटेड हो जाता है क्वेश्चन को देखकर ना, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। 3 ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, मैं इसमें कमजोर हूं बनाने में, 3 ये बन गई हैं, 3 और बना लेते हैं। अरे पर ये रेगुलर नहीं दिख रहा मुझे किसी भी एंगल से, तो ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब थोड़ा बहुत रेगुलर दिख रहा है। तो 6 साइड्स है रेगुलर हेक्सागन की, उनमें से 3 को चुन के आपने ट्राइंगल बना दिया। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अब देखो आ गया परम्यूटेशन का एक टॉपिक है, बात है, फॉर्मूला था, दोबारा लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम n नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स एक प्लेन पर हो तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो आंसर इज NC3, क्योंकि एक ट्राइंगल को बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की नीड पड़ती है। नॉन कॉलिनियर है, किन्हीं भी 3 को जोड़ोगे एक ट्राइंगल बन जाएगा, आप इनमें से किन्हीं भी 3 को जोड़ लो एक ट्राइंगल बन रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी भी ट्राइंगल 3 ट्राइंगल को जोड़ लो, आपको 3 पॉइंट्स को जोड़ लो, आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम n नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर एक प्लेन पर, एक स्पेस पर, प्लेन पर n अलग अलग पॉइंट्स हैं नॉन कॉलिनियर, उनसे कितने ट्राइंगल बना पाऊंगा, तो ये फॉर्मूला है। तो बच्चों मेरे टोटल आउटकम्स क्या आ गया, ट्राइंगल की बात हो रही है, यहां 6 अलग अलग पॉइंट है तो 6C3, हेक्सागन में 6 पॉइंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random. What is the probability that the triangle जो बना है, अब फेवरेबल आउटकम क्या आ गया, वो एक इक्विलेटरल होगा। फेवरेबल आउटकम होगा कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ऐसे सिर्फ 2 बनेंगे। लाख कोशिशें कर लेना, कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑब्जर्वेशन है बेटा। यहां तो एक ये वाला बनेगा, अभी तो मैंने पिंक कलर सेलेक्ट किया था, हाँ जी, एक ये वाला बनेगा, ध्यान से देखना, एक ये वाला बनेगा, एक ये इक्विलेटरल होगा और एक ये इक्विलेटरल होगा, इसके अलावा और कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, बस ये 2। तो टोटल आउटकम्स इतने, फेवरेबल इतने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो 2/6C3। जिसको इसका फॉर्मूला नहीं पता वो भी बता देता हूं, चिंता मत करो, ये आया NC3 का फॉर्मूला हो गया, मतलब NCR का फॉर्मूला हो गया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3, यानी वो भी 3 आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, 3 2 6, तो आंसर आ गया 20।
तो यहां पर आया 2/20, 1/10 इज द आंसर, 1/10 इज द आंसर। ठीक प्यारे बच्चों, डिटेल में हर चीज बता रहा हूं कि ताकि जैसे अगर 2 क्वेश्चन और भी आए तो मेरा बच्चा अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाए। कह रहे हैं विदाउट रिपीटिशन ऑफ अ नंबर। अच्छा जी, रिपीटिशन लाउड नहीं है। देखो अच्छे क्वेश्चनों में पीएनसी बहुत हावी है। विदाउट रेपिटेशन ऑफ द नंबर 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड विद द नंबर दिस। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? देसी जुगाड़ से बताता हूं, 1 टेंस 100,000। पंगा क्या है, 1000 प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने 1000 प्लेस पर 0 पुट कर दिया तो मुझे 4 डिजिट नंबर थोड़ी ना मिलेगा, वो तो 3 डिजिट नंबर मिलेगा। तो यहां पर भरने के मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। ठीक है ना। अब इन 4 में से मैंने एक इस्तेमाल कर लिया, बचे 3, 3 2 1। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक एक कम होता जाएगा, तो 9 दूनी 18। सिंपल है, देसी तरीका, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पहली एक्सरसाइज में सीख लिया था। आपको अब फेवरेबल आउटकम आएंगे कि डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अब मेरी बात ढंग से सुनना, अब यहां 2 पंगे हैं। पहला अब समझो, पहला यहां पर अब देखो मेरे हाथ में ना 0 है, 2 है, 3 है और 5 है। मेरी बात ढंग से समझना। अब इसके ना 2 केस बनते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट अगर ये 5 से स्टार्ट करेगा, और केस फर्स्ट सेकंड ये 5 से स्टार्ट नहीं करेगा। अगर ये नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा है तो यहां तो एक ही आउटकम है, और अगर यहां पे 5 से स्टार्ट कर दिया तो वंस प्लेस पर भी एक ही आउटकम रहेगा। वो क्या है? 0, क्योंकि मुझे डिविजिबल बाय 5 बनाना है। तो 2 तो खर्च हो गए, 5 भी खर्च हो गया, 0 भी खर्च हो गया, बचा ये 2 ऑप्शन 2 और 1 आए। तो ऐसे भैया सिर्फ 2 ही आउटकम्स बनेंगे। समझ रहे हो भाई? यहां पर क्या आ गया? 5, यहां पर आ गया 0। अब या तो 3 2 कर लो या 2 3 कर लो, तो 2 ही तो आउटकम बने। लेकिन अगर मैं 5 से स्टार्ट नहीं करता तो मेरे पास 2 ऑप्शन है यहां पे भरने के 1000 प्लेस पर, या तो 2 या 3। ठीक है ना। और यहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 या 0। ठीक है जी, एक यहां पर खर्च हो गया, एक यहां पर खर्च हो गया, बच गए 2। तो ये आ गया भैया हमारा 8, ये आ गया भैया हमारा कितना? 8। तो अब ये टोटल कितना बन गया हमारा? 10। तो हमारा फेवरेबल आउटकम आ गया 10 और टोटल आ गया 18, दैट इज 5/9। ये आ गया आंसर हमारा। करेक्ट। थोड़ा डेप्थ में देखना, और ये क्वेश्चन अभी हम दोबारा से करने वाले हैं। एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस, ये दोबारा आएगा। तो तब तक इसको एक बारी रिवाइंड करके दोबारा देख लो, एब्जॉर्ब कर लो। अभी आगे जाकर मैं आपको टास्क दूंगा करने के लिए, फिर मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेहतरीन। लीप ईयर, भाई ये पीछा नहीं छोड़ता, ये 10 से चलता आ रहा है और ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। कह रहे इन अ लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज एंड 53 मंडेज, एंड नहीं है और है, और मतलब होता है यूनियन। तो मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं एक साल में? 366। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366। लीप ईयर है ना, लीप ईयर है ना। एक आ गया भैया, हाँ इन लीप ईयर। तो नंबर ऑफ डेज इन वीक कितने होते हैं? यार ये भी कोई सवाल है सर पूछने का। 7 वीक होते हैं। तो नंबर ऑफ वीक्स कितने हो गए भैया? सर 52 पूरे के पूरे हफ्ते होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन बच जाते हैं। ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं? These 2 days could be, भाई देखो 52 हफ्तों में 52 हफ्ते पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। अब ये आखिरी के 2 दिन डिपेंड करेगा कि हमारा वो 52वां हफ्ता कब खत्म हुआ। ठीक है ना। अब ऑब्वियस ये बात है, या तो ये संडे मंडे आएगा, ये मंडे ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है,
फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है और सैटरडे संडे भी हो सकता है। ट्यूसडे थर्सडे तो नहीं हो सकता, फ्राइडे मंडे नहीं हो सकता, ठीक है, लगातार ही दिन आएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता थर्सडे वेडनेसडे हो जाए, वेडनेसडे थर्सडे ही होगा। तो यही 7 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, टोटल आउटकम्स। अब मुझे निकालना है 53rd संडे और 53rd मंडे। तो जहां पर संडे मंडे दिख जाए वो हो जाएगा, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे। या तो 53rd संडे हो या 53rd मंडे हो। तो 53rd संडे यहां से आ रहा है, 53rd मंडे यहां से आ रहा है, 53rd संडे और मंडे यहां से आ रहा है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई है 3/7। 3/7, 3/7 इज द राइट आंसर। बच्चे लीप ईयर देखकर पागल हो जाते हैं, 2/7 लिखते हैं। भैया क्वेश्चन पढ़ लो, अपग्रेड हो चुके हैं क्वेश्चंस, वो 10th वाले नहीं रहे अब, ठीक है जी। हाँ, अगर सिर्फ 53rd संडे होता तो हमारा आंसर क्या आता? तो आता 2/7। अच्छा, अगर होता 53rd संडे एंड 53rd मंडे तो एक ऑप्शन होता, संडे ही चाहिए और मंडे ही चाहिए, तो 1/7 लिख लो, लिख लो, फिर ना कहना बताया नहीं था भाई साहब, ठीक है जी। एक से कई क्वेश्चन बना दिए मैंने तुम्हारे। और ये सेम क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड में भी है, अब बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलो, 3 स्क्वायर्स हैं ऑफ चेस बोर्ड, एग्जाम्पलर का चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। 3 स्क्वायर्स हैं ऑफ अ चेस बोर्ड आर सिलेक्टेड एट रैंडम। भाई देखो, एक चेस बोर्ड में बहुत सारे स्क्वायर्स होते हैं, कितने होते हैं? 64, 8 का होता है, 64 होते हैं, ठीक है जी। अब देखो 3 स्क्वायर सिलेक्ट किए तो टोटल आउटकम कितने हो गए? फिर वही बात देखो, अगर मुझे एक सिलेक्ट करना होता बेटा तो मेरे टोटल आउटकम होते 64, लेकिन मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं बेटा? कितने करने हैं? 3। तो एक से ज्यादा चुनना है तो हम कॉम्बिनेशन लेंगे 64C3। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 64C3 लेंगे। अरेंजमेंट करना नहीं, सिर्फ चुनना है, लिखा भी है सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है जी। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 कलर एंड 1 स्क्वायर ऑफ डिफरेंट कलर। या तो 2 ब्लैक एक व्हाइट, या 2 व्हाइट एक ब्लैक। तो मुझसे क्या निकला? या। जो बच्चे मुझसे प्रोबेबिलिटी पढ़े उनको पता है या की क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी या निकलेगा यानी केसेस बनेंगे। तो फेवरेबल आउटकम में केस बन रहे हैं बेटा। केस फर्स्ट, 2 ब्लैक एक व्हाइट, व्हाइट वाइल नहीं व्हाइट, या मतलब दूसरा केस प्लस हो गया, एक ब्लैक हो सकता है और 2 व्हाइट हो सकते हैं। अब 64 के अंदर 32 ब्लैक होते हैं और 32 व्हाइट होते हैं। 32C2, 32C1 प्लस 32C1, 32C2। प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्या आएगी भैया? फेवरेबल 32C2 इंटू 32C1 प्लस 32C1 इंटू 32C2 होल डिवाइड बाय 64C3। इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। मैं सही आंसर को पिन कर दूंगा, कमेंट करेंगे बेटा। ये देखो, अब इतना काम तो आप करेंगे, मैंने आपको इतना तो सिखाई दिया, इतना कमेंट कर लें। अच्छा चलो ये बताता हूं, 32C1 32 ही होता है, तो NC1 जो होता है वो N आंसर आता है, ठीक है ना। तो ये तो 32 हो गया, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। या ऐसा भी कर सकते हो ना, इनको तो ट्वाइस ही कर दो, ट्वाइस ऑफ 32C2 इंटू 32C1 अपॉन में 64C3, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, तो ट्वाइस हो गए। अब निकाल लेना आंसर, कमेंट करके बताना इनमें से क्या आंसर है। मुझे तो पता है इनमें से क्या आंसर है, आप बताओगे कमेंट में, मैं वो पिन कर दूंगा या मैं आपको उसको लाइक कर दूंगा, क्योंकि पिन तो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट हो रखी होगी। हाँ जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कह रहा है? गिवन दैट एन इवेंट ई एंड एफ आर पीई हाफ दे रखा है, ई यूनियन एफ आपको 3/5 दे रखा है और पी एफ दे रखा है, एंड ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब परिभाषा होता है कि ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों? 0। तो देखो हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बच्चों, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, एजर्शन रीजनिंग आ सकता है,
2 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। हम यहां इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं कर सकते ना, इंपॉर्टेंट कैसे छोड़ दूं मैं। तो यूनियन है प्यारे बच्चों 3/5, ई दे रखा है 1/2, एफ दे रखा है पी, और ये क्या है हमारा 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की परिभाषा अगर आती होगी तो ही कर पाओगे, और वो क्या है कि ई और एफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी उनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी 0। वही मैंने यहां पुट कर दी, अब इसको माइनस करना रह गया बस। तो एलसीएम ले लेंगे 10, 6 - 5, पी की वैल्यू आ गई 1/10। अभी मैंने हाल ही में 12th वालों का मॉक टेस्ट लिया था, मॉक मतलब मॉक तो समय मॉक 3 ही लिया था, सेम क्वेश्चन था उसमें एक पार्ट ये था और दूसरा वाला पार्ट था इंडिपेंडेंट इवेंट, जो हम 12th में ही सीखते हैं, यहां सीखना ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपके यहां पर इंडिपेंडेंट वर्ड आता है, उसका मतलब वो नहीं है जो 12th में सीख रहे हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 पत्ते निकाले हैं, तो भैया देखो अब एक से ज्यादा पत्ते निकाले हैं तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन का सहारा लेंगे, और पत्ते निकाल के अरेंज नहीं किए तो कॉम्बिनेशन ही लगेगा, परम्यूटेशन थोड़ा लगेगा। कह रहे नीदर अ जैक नॉर अ स्पेड। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले ईदर और निकाल के 1 में से माइनस कर लो, सीधा ही नीदर निकाल लो ना। देखो सबसे पहले तो टोटल आउटकम की बात करेंगे, तो 52 में से 2 ही पत्ते निकाल, ये तो बड़ा सिंपल हो जाता है। अब अगर मैं अपने फेवरेबल आउटकम की बात करूं, सुनना, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कह रहे हैं नीदर अ जैक नॉर अ स्पेड, ठीक है जी। तो अगर मैं सीधा नॉन स्पेड की बात करूं, कितने ऐसे पत्ते होंगे जो नॉन स्पेड होंगे, 52 में से स्पेड हटा दो, दैट इज 39। अब कितने ऐसे पत्ते होंगे जो नॉन स्पेड एंड नॉन जैक होंगे अब देखो 39 में जैक कितने होते हैं, जैक कितने होते हैं, तुम बोलोगे 4, बिल्कुल होते हैं 4। अब यहां से 4 माइनस किया तो गलत हो गया तुम, क्योंकि जब आपने स्पेड माइनस किया इन 13 पत्तों में एक जैक तो होगा, जो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। आपने 13 स्पेड के पत्ते निकाल दिए तो उसमें एक जैक भी तो चला गया। अब जो 39 पत्ते बचे उसमें जैक कितने बचे हैं, 3, एक हर्ट का, एक डायमंड का और एक क्लब का, वो तीनों जैक भी निकाल लो। अब ये वो लोग हैं जो ना तो स्पेड है ना तो जैक है, तो मेरा फेवरेबल आउटकम आ गया 36C2, 2 पत्ते निकालने थे। अब इसको इस तरीके से करोगे तो देखो ज्यादा मजेदार बन जाएगा और तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। यस और नो बोलेंगे जी, ठीक है ना। इसको सॉल्व मैं करा देता हूं, वैसे तो मेरा कोई काम है नहीं यहां पर। 36 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 34 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया। आपको पता है ना फैक्टोरियल में कहीं पर भी रोक सकता हूं, ये आ गया, ठीक है जी। नीचे आ गया 34 डिवाइड बाय 52, 51, 50, कहीं पर भी रोक सकता हूं कि ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो बचा क्या, 36 इंटू में 35, 52 इंटू में 51, इसको काटना रह गया बस, इसको काट लेते हैं। जैसे किसके टेबल से काट लें, कट तो बहुत सारे टेबलों से रहा है, जल्दी कौन से टेबल से कटेगा, चलो जैसे 3 के टेबल से ये दोनों कट रहे हैं, तो ये आ गया 12 पर और ये आ गया हमारा 17 पर, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया 6, ये आ गया 26, 3, ये आ गया 13, तो ऊपर आया हमारा 75, नहीं 105, और नीचे कितना आ गया 17 इंटू 13, 221। देख लेना भाई, नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार, जितना हो पाए उतना कर लेना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाओ, कैलकुलेशन करनी है। कई बच्चे कहते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगा के चले जाते हैं, पेपर में कैलकुलेशन नहीं होती। यहां तक तो ठीक कर देते हैं, उसके बाद ठन ठन गोपाल। तो कैलकुलेशन पे भी इस समय जब ये लास्ट स्टेज चल रही होती है, जब हम फाइनल रिवीजन तक आ चुके होते हैं, तो पूरा डिटेल तक सॉल्यूशन सॉल्व करना चाहिए हमको, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, ओहो हो भाई साहब, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक स्कूल के
जो PT3 होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 3 या सेकंड जो भी होता है, तो उसमें दो चैप्टर आए थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और एक ये सवाल आया था। और पास्ट में भी मैंने देखा है कि 11वीं के बच्चों को ये सवाल करा देते हैं। अब एक्चुअल में ये हमारा 12th का लास्ट एग्जाम्पल है किताब का, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है ही नहीं, 11th का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर और 12th में भी दिया हुआ है। कह रहे हैं देखो, A और B throws a die alternatively till one of them gets a 6 and wins the game। जिसका पहले 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा। ये तो गेम हमने भी खेली हुई है, जब बाहर धूप होती थी, लू चल रही होती थी, तो नानी नहीं बाहर जाने देती थी, तो दोपहर को कुछ खेलने के लिए नहीं होता, तो उनमें से एक गेम ये भी होती थी। एक होती थी वो ताश से हम वो खेलते थे, चटाई कहते थे उसको, उल्टा करके जो पत्ते आ गए हमारे, पत्ते पे पत्ता खेलते थे। और एक ये गेम होती थी जिसका पहले 6 आ गया तो कम होती थी, ये सब गेम होती थी। तो ए और बी थ्रोज अ डाई ऑल्टरनेटिवली, ए ने फेंका, 6 आ गया तो वो जीत गया, ए का 6 नहीं आया, बी का आ गया तो वो जीत गया, बी का नहीं आया तो फिर ए की बारी आ जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। अगर ए गेम स्टार्ट करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए गेम स्टार्ट करता है, प्रोबेबिलिटी बताओ बी के जीतने की। तो चलो ना, पहले हम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो इसमें ना बहुत सारे केसेस बनेंगे, कॉमन सेंस कहती है कि ऐसा हो सकता है कि ए ने डाइस फेंका और 6 आ गया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ए ने डाइस फेंका और 6 आ गया, गेम खत्म। या ए ने डाइस फेंका, 6 नहीं आया, बी के पास डाई गया, बी का भी 6 नहीं आया, फिर ए का 6 आ गया। अब बोल रहे थे बी का 6 क्यों नहीं है? बेटा मैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं खाली, कि ए जीतेगा। तो ए अपनी फर्स्ट चांस में जीत सकता है, या थर्ड बारी जब डाई रोल हो रहा है पूरे गेम में तब जीत सकता है। फिर क्या हो सकता है, ए ने नहीं खेल पाया, ए का 6 नहीं आया, बी का भी 6 नहीं आया, फिर दोबारा ए की बारी आई तब भी 6 नहीं आया, फिर बी को डाइव दिया उसका 6 नहीं आया, 5वीं बारी में 6 आ गया। या 6 नहीं आया, बी का भी नहीं आया, ए का नहीं आया, बी का भी नहीं आया, फिर ए का नहीं आया, बी का भी नहीं आया, फिर ए का आ गया। या अब भैया ये या तो बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक चल सकती है, उम्र भर ये गेम चल सकती है अगर 6 आया ही नहीं तो हमारे सामने एक ये सीक्वेंस तैयार हो गई है। थोड़ा सा रिफाइन करता हूं इस सीक्वेंस को, फिर तुम बताना क्या है ये। मेरे बताने से पहले अगर आप कमेंट सेक्शन में बता पाए तो अपने आप को शाबाशी दे देना मेरे प्यारे बच्चों, कि आप समझ गए हो कि ये क्या है। जो नहीं समझे वो तो मैं समझा ही दूंगा। जिन्होंने समझ लिया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आई लव यू, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं समझा आई लव यू टू, बिकॉज अब सीख जाओगे आप भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो आनी चाहिए ना। अब बोलोगे सर क्या क्या आना चाहिए प्रोबेबिलिटी के लिए, सेट्स भी पढ़ा रहे हो, पीएनसी भी पढ़ा रहे हो, और अब ये जीपी भी घुस गई। तो भाई देखो क्या है, यही है कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस, जहां पर फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैं 10 से चिल्लाता आ रहा हूं, आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो हमें इस लेवल तक के क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे टू बिल्ड आवरसेल्फ। सर हमारे स्कूल में तो बहुत आसान पेपर कराते हैं, एनसीईआरटी कराते हैं, ठीक है, तो अपना दिमाग तो बढ़ाना, 12वीं में थोड़ा ना होगा ऐसा। थॉट की बात है, सिर्फ 11वीं में पास होना है या 12वीं के लिए बेस बनाना है, दो अलग अलग बातें होती हैं। कभी कभी सेम बात भी होती है, तो पढ़ लो। तो ये जीपी बन गई, जिसका ए होता है 1/6 और कॉमन रेशियो होता है दिस डिवाइड बाय दिस, यानी 5/6 का स्क्वायर बोले तो 25/36, A2 डिवाइड बाय A1, ये हो गया आर। अब हमने निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है ना। ये है पावर ऑफ ए के पावर कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की। वो आया ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन सब का सम, और ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फॉर्मूला होता है A/1 - R, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। हमारी सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, जहां किताब खत्म होती है तो 2 चैप्टर की सप्लीमेंट्री है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और प्रोबेबिलिटी की। तो ए क्या है भैया 1/6, नहीं याद तो अब कर लो ना। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का ये फॉर्मूला है 1 - 25/36, ये आ गया। एलसीएम लगा लो भाई, सॉल्व करके 6/11 आता है,
क्योंकि 11वीं कक्षा 12वीं वालों को मैं कल ही करा रहा था, तो मुझे आंसर याद है। इसको सॉल्व करके आंसर 6/11 आएगा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/11। तो भैया बी के जीतने की क्या आ जाएगी, यानी ए के ना जीतने, दो ही तो लोग खेल रहे हैं, तो ए हार गया मतलब, यानी 5/11। ठीक है ना सर। डायरेक्ट बी की निकालेंगे तो मजा आएगा। देखो मजा तब आएगा जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जो गेम स्टार्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ए गेम स्टार्ट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि पहली बारी में 6 आ गया, तो एक बेचारे की तो बारी नहीं आई, बी की तो उसी से क्वेश्चन स्टार्ट किया करो जो गेम स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये मेरी एडवाइस थी आपको। एनसीईआरटी का बेहद प्यारा एग्जाम्पल है। अब देखो सर, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दम होगा। जो मेश्वरी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, कह रहे हैं इन अ रिले रेस एक गेम होती है जहां पे लोग भागते हैं, हाथ में वो पकड़ के भागते हैं शायद। देयर आर 5 टीम्स A, B, C, D and E. What is the probability that A, B and C will finish first, second and third respectively? A फर्स्ट आएगी, B सेकंड आएगी और C थर्ड। पहले ये तो बताओ कि मेरे टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे। भाई 5 में से 3 लोग जीतेंगे, तो क्या यहां पर अरेंजमेंट मैटर करती है? यस। 5 में से 3 लोग जीतेंगे, लेकिन वो 3 लोग अगर ए बी सी हुए तो ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, या बी ए सी, सी ए बी, बी सी ए, ये सब अलग अलग चीज है ना। तो यहां पर अरेंजमेंट मैटर कर रही है। तो यहां पर 5 में से 3 लोगों को आपने चुना, 3 टीमों को आपने चुना। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। 5 फैक्टोरियल, अब एनपीआर का भी फॉर्मूला एक बार ही रिवाइज कर लो। एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मेरे प्यारे बच्चों, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मेरे प्यारे बच्चों, 5 4 3 2 मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, 60 आ गए भैया। तो टोटल 60 तरीकों से हम अपने 3 विजेता चुन सकते हैं जैसे जैसे आएंगे। अब पहले पार्ट में हमारा फेवरेबल आउटकम क्या आया? एक उन्होंने कहा ए बी सी जीतेंगे इसी ऑर्डर में, उन्होंने फाइनल कर दिया। भाई मेरी क्या गलती है इसमें? उन्होंने बोला ए बी सी जीतेंगे। अब इनमें इतने सारे आउटकम्स होंगे 60 में एक ही ऐसा आउटकम होगा जो होगा ए बी सी इसी ऑर्डर में। तो आंसर आया 1/60। सही है जी। फेवरेबल नहीं तो सीधा प्रोबेबिलिटी निकल गई, 1/60। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। तो ए बी सी आ सकता है, ऐसे जीत सकते हैं, ए सी बी ऐसे जीत सकते हैं, बी ए सी ऐसे जीत सकते हैं, बी सी ए ऐसे जीत सकते हैं, सी ए बी या सी बी ए। तो ये आ गए 6, यानी 3 फैक्टोरियल। अब पेपर में थोड़ा मैं 6 के 6 लिखूंगा। मान लो 20 लोग भाग रहे हैं और 5 लोगों को जीतना, तो थोड़ा मैं ऐसे कर पाऊंगा। ए बी सी डी ई 5 लोग जीत रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये तो चलो आसान था, तो मैंने तुमको सिखा दिया, बता दिया कि अगर ये एक ही बात है, ए बी सी पहले 3 लोग होंगे जो जीतेंगे। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कोई भी पहले आ जाए कोई भी बाद में आ जाए इन तीनों में से। तो यानी 3 लोगों को अरेंज करना है, उनको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आया बच्चों हमारा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 60। 3 फैक्टोरियल होता है 6, यानी आंसर आ गया 1/10। एनसीईआरटी का प्राइम एग्जाम्पल है। और मैं आपको यह भी साथ साथ बता दूं कि ये केस बेस्ड बन जाता है। जिसके ऊपर मैं लिखूंगा केस बेस्ड, तो समझ लेना केस बेस्ड बन गया। अभी इससे पहले वाला जो मैंने किया वो उस बच्चे का केस बेस्ड ही आया था, क्योंकि उसके अंदर 2 ऑप्शन पूछे थे 2-2 मार्क्स के, ए के जीतने की और बी के जीतने की। 2-2 मार्क्स के 2 ऑप्शन पूछे थे। इससे पहले तो केस बेस्ड शायद कोई नहीं गया है, नहीं गया। इससे पहले केस बेस्ड तो कोई भी नहीं गया। ये वाला आ सकता है, लेकिन इसका अभी बता रहा हूं विकसित वर्जन अभी आ गया है, वो आता है केस बेस्ड। ठीक है जी, प्यारा क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है ये। कह रहे प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो ए सच कह रहा है 4/5, वाइल दिस इज फॉर बी, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया? 3/4। बी के
सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। भाई कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे आप और मैं, बोलो? जब मैं कुछ कह रहा हूं जो मेरे लिए सत्य है और आपके लिए झूठ है, जो आपके लिए सत्य है और मेरे लिए झूठ है, तो हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डाइस फेंका, मैं ए हूं आप बी हो, हमने एक कॉइन फेंका, मैं सच बोलता हूं 4/5, 5 सवाल पूछोगे 4 बारी सच बोलूंगा बस, और आप 4 में से 3 बारी सच बोलोगे, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 में से 4 बारी बोलोगे, अलग अलग बातें हैं दोनों ये, ठीक है ना? फ्रैक्शन है। तो कहानी यहां पर ये आ गई, हम दोनों ने एक कॉइन टॉस किया फॉर एग्जांपल, और हेड आया। अब मैं सच कह रहा हूं हेड आया, तो आप क्या बोल रहे होगे? झूठ कि टेल आया। अब मैं कह रहा हूं कि टेल आया, तो आप क्या कह रहे होगे? सच कि हेड आया। कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे? ये वर्ड का मतलब समझो ना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ही यही होता है कि मैं अलग हूं आप अलग हो। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए सच कह रहा है और बी झूठ कह रहा है, या ए झूठ कह रहा है और बी सच कह रहा है। सिंपल सी बात है, दोनों ही झूठ कह रहे हैं, वी आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, वी आर ऑन अ सेम पेज। दोनों ही सत्य कह रहे हैं, वी आर ऑन अ सेम पेज। हम सही गलत की बात नहीं हो रही, कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है। कई बच्चा कह रहे दोनों गलत बोले, तो वो भी तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हम दोनों की लड़ाई थोड़ा ना हो रही है। लड़ाई कब होगी? जब मैं अलग बोल रहा हूं और आप अलग बोल रहे हो। तो ए क्या है? 4/5। देखो बी के होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/5, और ये कितनी थी? 3/4। तो 4/20, 3/20, आंसर इज 7/20। 1 मार्कर 2 मार्कर कहीं पर भी आ सकता है ये क्वेश्चन, इससे ऊपर तो नहीं आना चाहिए। बाकी आ गया तो आप तुम्हारे ही मजे हैं। अब एक होमवर्क भी लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, ये मेरा, ये तुम्हारा। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखे जाते हैं जहां पर एक वर्ड दे देंगे, इसके आगे भी 2-3 आएंगे, असैसिनेशन वाला आएगा, इंडिपेंडेंस वाला भी आ सकता है। दोनों में से कोई एक लिया था, मुझे नहीं पता कौन सा लिया मैंने। तो कहानी यहां पर यह है कि कोर्स और सोसाइटी, ऐसे कोई वर्ड, डॉटर, रैंडम, मिसिसिपी, ये वर्ड से आपसे कुछ प्रोबेबिलिटी पूछा, यानी सॉर्ट ऑफ पीएनसी। कह रहे प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ऑल द वर्ड्स आर सिलेक्टेड। इनमें से बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी है? वॉवल की। वॉवल डू नॉट कम्स टुगेदर, डू नॉट कम्स टुगेदर। तो पहले बताओ टोटल आउटकम कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे अलग है। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, हाँ 720, याद था मुझे। फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं। चलो पहले बात करो, ऑल वॉवल्स कम्स टुगेदर। सर हमें तो डू नॉट कम्स टुगेदर की निकालनी है। तो देखो, अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा पीएनसी आता है तो पहले हम कम्स टुगेदर की निकालते हैं, फिर इसको टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो कोर्स वर्ड से विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बनेंगे? इतने। अब उनमें से ऐसे कितने हैं जो वॉवल्स अकर टुगेदर? देखो वॉवल कितने हैं? ओ यू ई, अकर टुगेदर। ऑल गर्ल्स अकर टुगेदर, बंधन में बांध दिया। सी हो गया, आर हो गया, एस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो टोटल कितने हैं भैया? 1 2 3 और 1 4। और ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे, 3 फैक्टोरियल। तो ये होता है भैया हमारा 12, और ये होता है भैया हमारा 6। 12 6 72, तो 72 वो है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं ऑल वॉवल्स अकर्स टुगेदर, मुझे पता है ये नहीं निकालनी, तो वो आएगी 72 अपॉन में 720, 1/10। पर मुझे निकालनी है डू नॉट अकर्स टुगेदर, तो 1 माइनस आने की 9/10, एज सिंपल एज दैट। ठीक, 9/10 इज माई राइट आंसर। 9/10 इज माई राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
ये आपका होमवर्क रहेगा, ऑल वॉवल्स कम्स टुगेदर निकालना है। तो यानी ये तो आपको सिर्फ यहीं पर ही रुक जाना है, ठीक है जी। होमवर्क, इसका आंसर भी मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, बाकी बच्चों को हौसला मिलेगा और मुझे यह भी पता चलेगा कि सारे क्वेश्चंस कर कौन कौन रहा है। ईमानदारी से जवाब बताएंगे। अगर आपको जेन्युइनली ग्रो करना है मैथमेटिक्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो ये सीरीज आप अच्छे से फॉलो कर लेना। आई गारंटीड यू विल स्कोर गुड मार्क्स, यू विल स्कोर गुड मार्क्स 100%, 100%। इस पीपीटी को बनाने बहुत मेहनत लगती है, बहुत वर्ड नहीं बोलूंगा अब तुम फिर उसका मीम बना लोगे यार छोड़ो, बहुत लगती है, ठीक है ना। तो कहानी यहां पर यह है कि कई सारी किताबों को, पेपर्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि सत्य बात है, झूठ नहीं है, इसमें कोई मजाक नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट वीक है, मैं फिर बोलूंगा प्लेलिस्ट पूरी की पूरी डाल दी है सारे के सारे चैप्टर्स की, जाओ और जाकर जो भी चैप्टर वीक है वो देख लो, फिर साथ में ये देख ले। सपोज एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000 इज चूजन एट रैंडम। सपोज एन इंटीजर, सर ये तो हमारी उसकी याद दिला दी, कौन सी, 10वीं 10th का ही क्वेश्चन है। एक इंटीजर, दो इंटीजर होते फंस जाते हैं हम, ठीक है ना। तो पहले तो भैया हमारे जो टोटल आउटकम है वो कितने आ गए, 1000 आ गए, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा और यानी यूनियन मल्टीपल ऑफ 9 होगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी बताओ मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 2 वाले कौन से होंगे, 2, 4, 6, 1000। तो फेवरेबल आउटकम कितने आ गया भैया, देखो हमारा ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। याद आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद आया होगा बेटा, थोड़ा बहुत तो। भैया एपी है कि नहीं है, इसकी एन टर्म पता है, लास्ट टर्म एन निकाल लेंगे ना कि कितनी, मुझे पता है 500 आंसर आएगा, मुझे मालूम है मल्टीपल ऑफ 2 में 500 आंसर आएगा, लेकिन मेरा फर्ज है ना तुम्हें दिखाना। 1000 2 + 2n-2, 2 से 2 कट गया तो n की वैल्यू आ गई 500। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 इज 500 डिवाइड बाय 1000 यानी 1/2 आ गई। तो आधे तो इसमें मल्टीपल ऑफ 2 ही होंगे बेटा, ठीक है जी। फिर अगर मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 9 की, तो 9 का मल्टीपल ये आया बेटा, लास्ट आएगा ये a प्लस n-1 इंटू डी, 990, 9 से डिवाइड, ठीक है जी, सीधा ही कर लो, 999, 9 + 9n-9, 9 से 9, तो n की वैल्यू आ गई 111। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 इज 1111/1000। तुम दोनों को जोड़ दूं, यहां गलती हो जाएगी, देखो क्यों। हमें निकालना है यूनियन, या तो वो मल्टीपल ऑफ 2 हो या वो मल्टीपल ऑफ 9 हो। देखो कॉमन भी तो है, जैसे 18 आया, अभी आगे 36 आएगा, वो कॉमन भी तो है। तो अब इंटरसेक्शन निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम निकालेंगे 2 and 9 वाले, यानी इंटरसेक्शन। तो वो आ गए भैया 2 and 9 वाला, पहला आया 18, फिर आया 36, और फिर लास्ट वाला देखना पड़ेगा कि कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा, देखो 1000 को 18 से डिवाइड कर लो, मल्टीपल ऑफ 18 ही तो चाहिए ना। 1000 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 18 एंड 999 इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 18। तो 1000 को 18 से डिवाइड कर लो, तो 18 × 5 करूंगा तो 90 आ जाएगा, तो ये आ गया 100। फिर 5 करूंगा तो 90 आ जाएगा, और 10 बच जाएगा, 10 इसमें से माइनस करोगे तो 990 आ जाएगा। तो ये एपी बन गई, समझे। ये लास्ट वाला टर्म निकालना जरूरी है। जैसे ये मल्टीपल ऑफ 2 था, ये मल्टीपल ऑफ 9 था, तो हमें आखिरी नंबर निकालना है जो मल्टीपल ऑफ 18 हो। 2 and 9 का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 18। तो वो कैसे आएगा, लास्ट डिजिट को 18 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से माइनस। तो अब निकाल लो हमारा ए एन का फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। तो 990 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा
तो मेरे n की वैल्यू आ गई 55। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 9 यह आ गई 55 अपॉन में 1000। अब मैं निकालूंगा मल्टीपल ऑफ 2 यूनियन मल्टीपल ऑफ 9। यह आया 500 बाय 1000 मल्टीपल ऑफ 2, 1111 बाय 1000 मल्टीपल ऑफ 9 माइनस 55 बाय 1000 यानी मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9। तो यह आया 611 मतलब 611 माइनस 55 डिवाइड बाय, तो यानी 556 बाय 1000। तो आंसर आ गया 0.556। तो ये ध्यान रखना भाई कि कॉमन को हटाना पड़ेगा। सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 9, सिर्फ 2 और 9 को जोड़ नहीं सकते क्योंकि इनमें कॉमन भी है, हाँ कोई ऐसा नंबर है इसमें कॉमन ही नहीं है, वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई कॉमन ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन जीरो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों में कॉमन निकलेगा, वो कॉमन वाला हटाना पड़ेगा, ये याद रखना। प्यारा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा पेपरों में आता है। ठीक है जी, ये आगे बेटा फिर वही अनिल आशिमा, यहां नाम बदल दिया क्योंकि भाई मैं 50 बारी देख चुका हूं अनिल आशिमा, तो ये भावना और साक्षी आ गए यहां पर। ठीक है जी, भावना और साक्षी, अनिल आशिमा एग्जाम्पल वही है हमारा। ठीक है ना, कह रहे 2 स्टूडेंट्स हैं भावना और साक्षी अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट भावना विल क्वालिफाई एग्जामिनेशन इज 0.05 और इसका है 0.10, बोथ विल क्वालिफाई, इंटरसेक्शन ये दे रखा है। पहला पार्ट कह रहा है बोथ भावना एंड साक्षी विल नॉट क्वालिफाई, तो 1 माइनस यूनियन। देखो सबसे पहले तो आपको भावना यूनियन साक्षी निकालना चाहिए, ये बस नहीं लिखा, भावना यूनियन साक्षी लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ भावना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ साक्षी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ भावना इंटरसेक्शन साक्षी। तो भावना कितना है 0.05, साक्षी कितना है 0.10 और 0.02, तो ये आ गया 0.13। ठीक है जी, 0.13। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नीदर बोथ भावना एंड साक्षी, तो भावना भी नहीं इंटरसेक्शन साक्षी भी नहीं। अभी फॉर्मूला दिया था बेटा भावना यूनियन साक्षी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये फॉर्मूला दे दिया, 0.87 इज द आंसर। और सेकंड पार्ट मैंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, यानी ये यूनियन ये आया 1 माइनस, मतलब यहां तो भावना और साक्षी है, भावना यूनियन साक्षी, तो 1 माइनस भावना इंटरसेक्शन साक्षी, तो 1 माइनस 0.02 0.98। अंग्रेजी को मैथमेटिक्स में बदलना है, टर्म्स आनी चाहिए, सेट से पढ़ते आ रहे हो आप ये बात। वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, ये केस स्टडी बनता है बेटा क्वेश्चन। वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। अब इसके 2 केस बनेंगे, जैसे वो कॉन्ट्राडिक्शन वाला था, क्या करेंगे यहां पे देखो, भावना ये ऐसे लिख दो आपकी भाषा के लिए, ओनली भावना विल क्वालिफाई या ओनली साक्षी विल क्वालिफाई। अब ओनली भावना की बात करेंगे तो ये आया भावना माइनस भावना इंटरसेक्शन साक्षी, फॉर्मूला दिया था बेटा ओनली ए बट नॉट बी, तो ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। अब ओनली साक्षी की बात करेंगे तो साक्षी में से भावना इंटरसेक्शन साक्षी माइनस कर देंगे। भावना कितनी थी 0.05, इंटरसेक्शन 0.02, ये थी 0.10, 0.02, 0.03, 0.08, 0.11। ये इसलिए सारे आंसर याद हो चुके होते हैं भैया, क्योंकि कई बारी कितने सालों से ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। अनिल आशिमा के नाम से बड़ा फेमस क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का, नाम बदल बदल के आता रहता है, जैसे धूम 3 में ऋतिक रोशन। ठीक है ना, ओके जी। अब ये धूम 3 कहां से आई, कल रात को वो देख रहा था मैं। ठीक है जी, हम जो कंज्यूम करेंगे वही निकलेगा।
आसान येट इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं सपोज दैट ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और अ गर्ल। ऑब्वियसली बात है भाई, तो या तो दोनों लड़के या तो दोनों लड़की, पहले लड़का फिर लड़की, पहले लड़की फिर लड़का। ठीक है जी, बॉय बॉय गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल बॉय। कंसिडर अ फैमिली दैट एग्जैक्टली 3 बच्चे। ओहो 3 आ गए, सॉरी मेरे को लगा 2 ही हैं, हम 2 हमारे 2। तो भैया आया बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, जैसे हेड टेल वाला करते थे। तो यहां पर आ गया गर्ल गर्ल गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल। 3 बच्चे हैं भाई उनके पास। तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 8। एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज अ गर्ल। हाँ तो ये तो आसान है ना, एग्जैक्टली 1 चाइल्ड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज गर्ल। एक लड़की होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो भाई एक लड़की होगी तो 2 लड़के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक लड़की एक लड़की एक लड़की एक लड़की, पानी में गई छपाक। ठीक है ना, कितने हो गए? 8 आ गए। 3/8 कर लोगे। फिर आया जी एट लीस्ट 2 चाइल्ड इज अ गर्ल, एट लीस्ट 2 गर्ल्स। कम से कम 2 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया? 3 भी चलेंगे। कम से कम 2 गर्ल्स, तो 1 2 3 4। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 गर्ल्स, तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकती हैं। तो ये आया 4/8। फिर आया नो गर्ल यानी ऑल बॉयज, तो वो एक ही है 1/8। नो गर्ल मतलब सारे के सारे बॉयज। बेसिक आसान सा क्वेश्चन है, जैसे हेड टेल वाला था, यहां लड़का लड़की आ गए। ये तो 10th में भी आ सकता है। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चों को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर एक पेपर में देखने को मिलेगा, इधर एमसीक्यू इधर 2 मार्कर। ठीक है जी। अब ऐसा आ गया तो ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। 4 में तो नहीं आएगा खैर। ई एंड एफ बी द 2 सेट्स, 2 इवेंट्स हैं। ई दे रखा है, एफ दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, यूनियन निकाल लो। तो यूनियन का फॉर्मूला तो आपको आता ही है बेटा। ये आया 0.54, 0.69 माइनस 0.35, निकाल लेंगे। अभी फॉर्मूला दिया था बेटा 1 माइनस ई यूनियन एफ, वो आपने निकाल लिया है। ई इंटरसेक्शन एफ नॉट का मतलब क्या है? ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, अभी बताया था। एफ इंटरसेक्शन क्या होता है? ओनली एफ, यानी एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनको जरूर क्रैक करना। और ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बच्चों मैंने अभी तुमको ये सारे के सारे लिखवा दिए थे, मुझे तो पता है इसका कितना भरपूर इस्तेमाल होना है। ठीक है ना, चलिए जी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर फिर वही एक पॉइंट आपको होमवर्क में देना पड़ेगा। क्यों? देखो होमवर्क जरूरी है, मैथ्स का टीचर होमवर्क नहीं देगा ना तो लानत है उस पर क्यों नहीं? सही है ना, मैथ्स वाले सर होमवर्क तो देंगे। जैसे अभी 1 से 1000 नंबर थे, यहाँ पे 1 से 30 नंबर है। कितने प्यारे हैं। मिक्स्ड अप टुगेदर देन अ टिकट ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी बताओ, मल्टीपल ऑफ 3 और 7। फिर वही बात आ गई ना बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो कॉमन पोर्शन एक बारी। अब वो 1000 तक नंबर थे, हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, यहां पर हम मैनुअली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो 3 आएगा, 7 भी आएगा। अच्छा देखो मल्टीपल ऑफ 3 और 7, तो 3 और 7 का टेबल साथ साथ लिखना है आपको। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, जैसे पहले लिखा 9, फिर यहां पर आया बच्चों 12, फिर आया 15, फिर आया 18, फिर आया 21, फिर आया 24, फिर आया 27, फिर आया 30, फिर आया मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 21 आ गया, और फिर हमारा 28 आ गया। अब जो कॉमन है वो हटा दो, कॉमन एक बार ही लेंगे, कॉमन एक ही था भैया, 21 हटा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है जी। तो 13/30 आंसर आ गया। ये मैनुअली किया जा सकता है। वो 1000 2000 नंबर दे दोगे तो कैसे मैनुअली होगा? फिर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। यहां 300 भी हो जाता तो भी मैं ऐसे नहीं करता, फिर मैं मल्टीपल ऑफ 3 करता, फिर मल्टीपल ऑफ 7 करता, फिर कॉमन निकालता, फिर दोनों को प्लस करके वाला माइनस कर देता।
नीदर अ मल्टीपल ऑफ 5 नॉर 7। तो पहले 5 और 7 के निकाल लो। तो 5 के मल्टीपल अब क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30। 7 के क्या होंगे भैया? 7 के, अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 7 आ गया, 14 आ गया, 21 आ गया, 28 आ गया। तो ये सब होने ही नहीं चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बचा 20। टोटल 30 थे ना, समझ रहे हो? तो 1 में से ये माइनस कर दिया, मतलब ये नहीं होने चाहिए। तो 1 से 30 में से ये वाले नहीं। ठीक है जी। और हमने एक ही टिकट विड्रॉ किया तो मजेदार क्वेश्चन बन गया। 2 टिकट विड्रॉ करते तो और दिक्कत होती है हमको। हाँ जी, प्यारा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि एक नहीं 2 क्वेश्चन हम आज ऐसे करने वाले हैं। कह रहे हैं EFGR तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। तो यानी इन तीनों का सम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है जी। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहता है कि भैया 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G ये बराबर है। लेट से ये सारे K के बराबर है। भाई तीनों किसी के तो बराबर होंगे ना, तो ये K के बराबर है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या आ गया भैया? K/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आ गया भैया? K/2 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ G क्या आ गया भैया? K आ गया। 1 मार्कर 2 मार्कर, इससे ऊपर की औकात नहीं है इसकी। और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी से आपको एक केस बेस देखने को मिलेगा। एक केस बेस, मैं केस बेस भी साथ साथ ही करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब हमको पता है E, F और G 1 आ गया। ठीक है जी। ये आया K/3, ये आया K/2, ये आया K, 1 आ गया। एलसीएम लगा 6, 2K, 3K, 6K, 1 आ गया। तो ये आया 11K इज इक्वल टू 6, K की वैल्यू 6/11। आपको क्या निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यहां पे कर दो पुट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो भी निकालनी हो 1/3 ऑफ 6/11 यानी 2/11। आंसर आ गया। 1/3 था ना? हाँ सही, क्लियर। अब इस बात को याद रखना है कि अगर ये है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। इतनी स्पेस छोड़ दी थी मैंने इसके लिए। हाँ जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक स्टॉप्ड एट रोड ब्लॉक will have a faulty brakes and badly worn tire are this and this। तो faulty brakes को मैं F ले रहा हूं 0.23 और worn टायर को मैं T ले लेता हूं 0.24। आपको प्रेजेंटेशन में बताना पड़ेगा हमने क्या लिया। Let probability of truck stopped at road block will have faulty brakes is equals to PF is equals to this। तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, बिंदी लिपस्टिक तो लगानी पड़ेगी, मतलब क्वेश्चन के सजाना पड़ेगा। ऑल्सो प्रोबेबिलिटी 0.38 दैट द ट्रक स्टॉप्ड एट द रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक और बैडली वॉन टायर। और मतलब यूनियन, ऐसे शब्द ढूंढने पड़ेंगे ना आपको। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रक स्टॉप्ड एट द रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक एज वेल एज, यानी इंटरसेक्शन। तो ये तो कर लेंगे भाई। F यूनियन T का फॉर्मूला लगा दो 0.38, 0.23, 0.24 और यहां पर आ गया फॉल्टी इंटरसेक्शन टॉन वॉन टायर। ठीक है जी। वॉन टायर मतलब टायर फट गया, खराब हो गया। तो 0.23 प्लस 0.24 माइनस 0.38 तो 0.09। F इंटरसेक्शन T आ गया 0.09। 2 मार्कर 3 मार्कर स्टेटमेंट के साथ, 1 मार्कर विदाउट स्टेटमेंट। चलेंगे भैया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 4 कैंडिडेट्स ABCD had applied for assignment to coach a school cricket team। ठीक है जी। उन्होंने एक असाइनमेंट दिया। इफ A is twice as likely to be selected, A की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है B से, तो लिखते रहते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो डबल है ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो मतलब बराबर करने के लिए ये हो गया। B and C are given about the same chance of being selected। जो B है
और जो C है इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, while C is being as twice as selected, तो जो C की प्रोबेबिलिटी है वो D से डबल है। सही है जी। तो भाई अब 4 ही तो लोग हैं, इन चारों का जो सम हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो देखो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आया भाई। B C D इक्वल्स टू 1। भैया बोला म्यूचुअल, अरे भाई एलिमेंट्री इवेंट्स भी तो पढ़े थे बचपन में, सबका सम कितना होता है? 1 होता है बेटा। तो ए की प्रोबेबिलिटी देखो, ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बी। चलो ए को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ, कैसे लिखूं? ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी को बी लिखेंगे, सी को बी लिखेंगे और डी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का आधा। ठीक। अब लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो यह आ गया भैया हमारा 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आधा इज इक्वल्स टू 1। तो 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई भैया? 2/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें सी की निकालनी है। ए ऑप्शन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो बी की जो है वो सी के बराबर है, तो वो भी कितनी आ गई भैया? 2/9। ए विल नॉट सिलेक्टेड, तो पहले ए की बताओ कितनी आएगी? 4/9। समझ रहे हो? ए नॉट निकालना है, तो 1 माइनस पी ए हो गया। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी की कितनी थी? 2/9। 2 2 4 होता है हिंदुस्तान में, तो आंसर आ गया भैया 5/9। नहीं देखे क्वेश्चन हमने ये ना, एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है ये क्वेश्चन। प्यारे क्वेश्चन है लेकिन ये एनसीईआरटी का है जहां पर केसेस बनते हैं। अब इसमें सेम केस आता है, अगर हमारा ये केस बेस्ड बनता है इस जैसा। और बताता हूँ, गर्ल्स और बॉयज सिलेक्ट करने वाला। इसमें एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पेपर वाला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 12 क्वेश्चन है, ग्रुप ए ग्रुप बी बना दिया, उसमें से एटलीस्ट 3 सिलेक्ट करने हैं। ये केस बेस्ड सेम ऐसा बनता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, व्हेन द हैंड्स ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन। 7 पत्ते निकालें भाई साहब, 52 पत्तों में से सारे के सारे किंग होने चाहिए, लेकिन बाबू किंग ही 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4। देखो तो 4 किंग होंगे, तो 7 पत्ते निकाले हैं ना, 3 नॉन किंग होंगे। किंग कितने होते हैं? 4। समझो 52 में से 4 किंग होते हैं, बाकी 48 दूसरे पत्ते होते हैं। हमने 7 पत्ते निकाले जिसमें से चारों के चारों किंग थे, तो चारों के चारों तो किंग चुन लिया आपने, बाकी 48 में से भी तो कोई 3 पत्ते आए होंगे ना, क्योंकि आपने 7 पत्ते चुने थे। तो आ गया 52C7। क्या आ गया भैया? 52C7 आ गया। टोटल तो यही रहेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे। सर कब सॉल्व करना है कब नहीं, देखो आपके स्कूल की टीचर बताएंगे कि इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है या इधर ही छोड़ना है। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूरा सिंप्लीफाई करना है। 2 मार्क्स में आता है तो हो सकता है इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी टीचर मना कर दे। कह रहे 3 किंग होने चाहिए, 3 किंग होने चाहिए। 3 किंग होंगे तो 4 नॉन किंग होंगे, ऐसा ही तो है। तो 3 किंग, 4 में से 3 किंग और बाकी 48 में से कोई भी 4 पत्ते, क्योंकि टोटल तो आपने 7 पत्ते ही सिलेक्ट किए हैं। अपॉन में आया 52C7, अपॉन में आया 52C7। लास्ट पार्ट, एट लीस्ट 3 किंग। एट लीस्ट 3 किंग का मतलब क्या हो गया? या तो 3 किंग होंगे या 4 किंग होंगे, और दोनों का आंसर आप निकाल चुके हो। हाँ या ना? ये सेकंड पार्ट का आंसर था और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, दोनों को जोड़ देना। केस बेस्ड, प्रॉपर केस बेस्ड है बच्चों। एटमोस्ट दे देगा चौथा पार्ट और में, ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा था ना अभी, एब्जॉर्ब कर लो डिविजिबल बाय 5 वाला, ये वो क्वेश्चन है और इससे हैवी पार्ट है। आओ, और इससे हैवी पार्ट है
फर्स्ट पार्ट कहां गया? फॉर्म अ नंबर व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड। अच्छा, फर्स्ट पार्ट दे रखा है व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड, सेकंड पार्ट दे रखा है व्हेन डिजिट्स आर नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। चलो देखो, इसके दो पेज बनाते हैं हम यहाँ पर और दोनों को हम साथ में सॉल्व करेंगे, मजा तभी है। देखो भाई, पहले तो मैं चाहूंगा कि मेरे हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो यहां पर अभी पॉज करे, इसको पॉज करने के बाद खुद करे और फिर मेरा आंसर देखेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है और प्रॉपर प्राइम केस बेस्ड बनती है। मैं इसमें आपको लग नहीं रहा कि मैं केस बेस्ड करा रहा हूं, लेकिन यही बनेंगे मेरी जान, 100% बता रहा हूं। जब मैं केस बेस्ड का सेशन लूंगा आपको याद आ जाएगा आज का दिन, 5 जनवरी, 5 जनवरी प्रोग्राम। इधर दिलजीत का गाना भी है तो यार। चलो, 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम 0, 1, 3, 5 एंड 7। अब देखो, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, पेड बैचेस में भी, ऑफलाइन में भी, इंस्टाग्राम पे भी बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ये बात सुन के। पहले बात को समझो कि हमारे टोटल आउटकम क्या है और उनमें से फेवरेबल क्या है। तो क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, 4 डिजिट का नंबर है जो कि इन नंबर से बनाया गया है, विदाउट रिपीटिशन, विद रिपीटिशन, दोनों केस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इनमें से डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे, उसकी संभावना बतानी है। तो एक बॉक्स है जिसमें 5000 से बड़े नंबर है, यह है मेरा टोटल आउटकम। तो मेरा जो टोटल आउटकम है वो है 5000 से बड़े नंबर, पहला केस, दूसरा केस। हाँ जी, तो मेरा टोटल आउटकम क्या है? नंबर ग्रेटर देन 5000। अब इसमें डिविजिबल बाय 5 भी होंगे, इसके अंदर डिविजिबल बाय 5 नहीं भी होंगे, सारे होंगे। तो टोटल आउटकम क्या आया? नंबर ग्रेटर देन 5000। ये रिपीटिशन अलाउड है, यहां अलाउड नहीं है। चलो भैया, तो वंस, टेंस, 100, 1000। भाई देखो, अगर मुझे 5000 से बड़ा नंबर बनाना है तो मैं 0, 1, 3 तो नहीं ले सकता, 0 तो वैसे भी नहीं ले सकता, 1, 3 भी वैसे भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 1, 3 से स्टार्ट हो गया तो 5000 से बड़े नंबर बन ही नहीं पाएंगे। तो इसको लेने के लिए दो ही ऑप्शन है, 5 या 7। बाकी कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी नंबर कहीं डालो। 5 ऑप्शन यहां है, 5 ऑप्शन यहां है, 5 ऑप्शन यहां है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो ये बन गए कितने बच्चे? 250। लेकिन 250 में से एक आउटकम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो कौन सा है? वो है खुद 5000। देखो, क्या अगर ऐसे में पुट करता हूं तो 5000 बनने के चांसेस हैं? यस, क्योंकि मैं यहां 5 डाल सकता हूं, यहां 0, यहां 0, यहां 0। लेकिन नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 5000। ये है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां का। 5000 से बड़े नंबर होने चाहिए, तो 5000 भी नहीं चलेगा। तो इन 250 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी को रद्द करना पड़ेगा, वो है 5000। तो टोटल आउटकम बनेंगे 249। अब आते हैं इसके टोटल आउटकम में, नंबर ग्रेटर देन 5000, 1, 10, 100, 1000। अब यहां तो दो ही ऑप्शन है, या तो 5 या 7। अब टोटल 5 में से एक इस्तेमाल कर लिया, बचे कितने भैया? 4, यहां बचा 3, यहां बचे 2, 12 दूनी 24, दूनी 48। यहां रिपीटिशन अलाउड नहीं थी, यहां रिपीटिशन अलाउड थी। टोटल 5 में से एक इस्तेमाल यहां हो गया, पंगा है ना, इधर इधर ही पंगा है। लो, पंगे को मार्क कर लिया। यहां कोई भी पुट कर सकते हो, यहां एक इस्तेमाल हो गया, बचे 4, फिर 3, फिर 2, कम होता जाएगा एक एक। अब आते हैं फेवरेबल आउटकम पे। फेवरेबल आउटकम क्या कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 5000 तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसी में से तो ढूंढना है, और डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1, 10, 100, 1000, अगर 5000 से बड़ा होना चाहिए तो 5 और 7 दो ऑप्शन है इधर, और डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए तो भी दो ऑप्शन है, या तो 5 या 0। बचे कितने? बचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। कितने बन गए? 100। और भाई साहब 5000 फिर बन सकता है, उसको फिर हटाओ। बन सकता है नहीं बन सकता? 5 यहां पर, 0 यहां पर, 0 यहां पर, 0 यहां पर, तो ये आ गया 99। तो प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा हमारी 99 अपॉन में 249, जो कि काटा पीटी करनी पड़ेगी। 33 अपॉन में 83, ऐसा करके कुछ आंसर आएगा। यही आंसर है। ठीक, बढ़िया।
लेकिन यहां पर ही मजेदार चीज है, अब आते हैं इसके फेवरेबल आउटकम पे। सेम बात है, नंबर मुझे ग्रेटर देन 5000 भी चाहिए एंड नंबर डिविजिबल बाय 5 भी चाहिए, हो जाएगा। अब इसमें दो केस बनेंगे, वैसे ही मैं आपको दिखाता हूं सर, मैं आपको दिखाता हूं सर। सर मैडम रुक जाओ, मैंने कहा था आएगा लौट कर, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कहां गए करण अर्जुन, करण अर्जुन, करण अर्जुन, मैंने कहा था ये आएगा। दो केस बनेंगे, या तो नंबर 5 से स्टार्ट होगा या तो नंबर 5 से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये वाले को एक बार रिकॉल कर लो पीछे जाकर, ये वाले को रिकॉल कर लो। रिकॉल्ड है तो आगे देखो, रिकॉल्ड है तो आगे देखो, ये वाला देखो अगर रिकॉल्ड है तो इसके अंदर दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, स्टार्ट विथ 5, केस 2, स्टार्ट विथ 7। स्टार्ट विथ 5, स्टार्ट विथ 7 का मतलब क्यों है, देखो अगर 5 से स्टार्ट होगा तो पीछे 5 नहीं डल पाएगा, क्योंकि मुझे डिविजिबल बाय 5 भी चाहिए। देखो 1 10 100,000, अगर मैं यहां 5 से स्टार्ट करता हूं बेटा, अगर मैं यहां पर 5 से स्टार्ट करता हूं तो मैं पीछे सिर्फ 0 ही डाल पाऊंगा। एक आउटकम है 5 में से, टोटल 5 आउटकम में से एक इस्तेमाल हो गया, एक यहां आ गया, यहां 5 आ गया, यहां 0 आ गया, बच्चे कितने 3 और एक बच्चा कम हो गया 2, तो ये आ गया 6। स्टार्ट विथ 7 की बात करूंगा, 1 10 100,000 की बात करूंगा, तो अगर यहां 7 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं 1 प्लेस पर दोनों ऑप्शन डाल सकता हूं, 5 भी और 0 भी। 7 यहां डाल दिया ना, यहां 5 डाल सकता हूं या 0 डाल सकता हूं, बचे यहां 3 और 2, कितने हो गए 12, टोटल किया कितना आ गया 18। तो हमारा आंसर आ गया भैया 18/48, जो भी आंसर आए देख लेना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटिशन में देखने चाहिए। सिर्फ धुरंधर मूवी ऐसी नहीं थी जिसको लोग बार बार जाकर थिएटर में देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको बार बार ही देखने पड़ते हैं बढ़िया से करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। उनमें से एक ये क्वेश्चन है, एक बारी में आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो मजे लेने के लिए दोबारा भी देख सकते हो, तिबारा भी देख सकते हो। क्या बात कही है मैंने। चलो भैया आओ भैया आगे बढ़ेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी का एक फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको लिखा भी था, मैंने कहा था हम इसका प्रूफ भी करेंगे क्योंकि इसका प्रूफ पेपर में आ जाता है और बड़ा आसान सा प्रूफ है। कह रहे ए यूनियन बी यूनियन सी को ये प्रूफ करना है, तो देखो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैं एक ले रहा हूं, इसको मैं एक ले रहा हूं, और ए यूनियन बी का मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ऐसी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां दोबारा फॉर्मूला लगा रहा हूं, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इधर देखेंगे, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं जो हमने सेट्स में सीखी थी, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आगे देखो, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये आया बी इंटरसेक्शन सी। इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला खोल लो, एक्स यूनियन वाई, क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, भाई इंटरसेक्शन था ना इधर, हाँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो ना, एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला फिर भाई दो बारी फॉर्मूला, 3 बारी लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, अब यहां लगा रहा हूं। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये आया पी ए, ये आया पी बी, ये आया पी सी, ये आया बी इंटरसेक्शन सी, ये आया ए इंटरसेक्शन बी, ये आया ए इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस प्लस, चारों का मतलब तीनों का इंटरसेक्शन आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही प्रूफ करना है और अभी इसको अप्लाई भी करेंगे।
उम्दा सवाल, उम्दा सवाल। और देखो आगे, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन आर अरेंज इन रैंडम। अभी हमने ऐसे कई क्वेश्चंस कर लिए, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फैक्टोरियल अपॉन में एस 4 बारी है, आई 4 बारी है, एन 2 बारी है, आई 2 बारी था ना, हाँ। आई देखो पहले देखो ए कितनी बारी है, ए 3 बारी आ गया, फिर आ गया एस 4 बारी आ गया, फिर आ गया आई 2 बारी आ गया, ठीक है जी, और एन भी 2 बारी आ गया। ये आया टोटल आउटकम। जो रिपीट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4s कम कंसिक्यूटिवली इन द वर्ड, यानी 4s कम्स टुगेदर, तो एस 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 कम्स टुगेदर। बचा क्या बेटा, ए आई एन ए टी आई ओ एन, ये आ गया बेटा। तो कम्स टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो ये आया प्यारे बच्चों 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 ए है, 2 एन है और 2 आई है, ठीक है जी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये आया फेवरेबल अपॉन में टोटल 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा। 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेना बस आप, ठीक है जी। 2 eyes and 2 eyes and 2 ends comes together, 2i और 2n comes together, ठीक है जी। तो क्या बचा, a s s a s s a t o, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 9 10 11, तो टोटल कितने आ गए भैया, ये 11 फैक्टोरियल अपॉन में ये लड़ाई करेंगे। रुक जाओ अभी बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, दोबारा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। और कह रहे 2 आईज एंड 2 एस कम्स टुगेदर। तो अब इसमें एस कितनी बारी आ रहे हैं, 4 बारी आ रहे हैं, ए आ रहे हैं हमारे 3 बारी। अब ये आपस में कितना भी लड़ाई कर लें, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है जी। ये तो इंडिविजुअली हमने काउंट कर लिए। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, वही आ गया जैसे 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, टोटल कितना है 13 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। 11 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन में 13 फैक्टोरियल, इसको आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। ऐसे ही ऑल इज नॉट कमिंग टूगेदर, कम टूगेदर को 1 में से क्या कर लूंगा मैं, माइनस कर लूंगा, ठीक है, अभी कराया था हमने। नो टू ए कम टूगेदर, कोई 2 ए एक साथ नहीं आएंगे, कितने ए हैं 2, तो फिर वही बात आ गई सारे ए 1 में से माइनस, ऑल एज कम्स टुगेदर 1 में से माइनस, ऑल एज कितने ए, अच्छा 3 ए है ना, तो कह रहे नो 2 एज कम्स टुगेदर। ये देखो, ओहो जगह ही नहीं है, चलो सुनो, नो 2 एज, कोई भी 2 ए आपस में बराबर नहीं आने चाहिए, कोई भी 2 ए यानी तीनों अलग अलग आने चाहिए, समझ रहे हो। अब इसके लिए हमको कुछ नहीं मत करो, 2 एज कम्स टुगेदर कर लो, 2 एज कम्स टुगेदर कर लो, उसको टोटल में से माइनस कर लेना। 2 एज कम्स टुगेदर कैसे होगा, ए का एक प्रायोरिटी बना लो और फिर बाकी ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 एज कम्स टुगेदर को 1 में से माइनस कर लोगे तो नो 2 एज कम्स टुगेदर आ जाएंगे। तीनों के तीनों एज को कम्स टुगेदर निकाल के 1 में से माइनस करोगे तो नो 3 एज कम्स टुगेदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, मैंने जगह क्यों नहीं छोड़ी मुझे समझ नहीं आई, चलो। और ये हमारा शायद पता नहीं एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, शायद ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगता है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि या तो वो किंग होगा या वो हर्ट होगा, यहां तक तो सुना था, या वो रेड भी होगा। तो तीन आ गए, किंग, हर्ट और रेड, तीनों का यूनियन निकालना है बेटा, किंग, हर्ट और रेड। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन हर्ट यूनियन रेड, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो भी आपने साबित किया है, किंग, हर्ट, रेड, किंग इंटरसेक्शन हर्ट, हर्ट इंटरसेक्शन रेड, रेड इंटरसेक्शन किंग, प्लस तीनों का कॉमन। किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। हर्ट कितने होते हैं? 13। रेड कितने होते हैं? 26। किंग और हर्ट दोनों होने चाहिए, हर्ट का किंग एक ही होता है। हर्ट और रेड कितने होते हैं? रेड हर्ट 13 के 13 रेड हर्ट ही हैं भाई, सारे हर्ट ही रेड होते हैं। रेड और किंग कितने हैं? रेड किंग 2 होते हैं बेटा, किंग भी हो, हर्ट भी हो, रेड भी हो, एक ही होता है, रेड हर्ट का किंग। तो 1/52 ये प्लस हो जाएगा। बस अब आपको इनको सॉल्व करना, ये तो आप कर ही लोगे भाई। कितना आ गया? 17। अच्छा, ये 3 माइनस हो रहे हैं ना, तो 15 और 16, 16, 17, 17, 18, 18 में से 16 गए 2, हाँ तो 26, 28/52 आ जाएगा, यही आएगा आंसर, चेक कर लो। ये आया 17 और ये आया 18, 18 में से 16 गए 2, 2 और 26, 28/52 आ गया। सॉल्व कर लेना, काटा पीटी है। गॉट इट? ठीक है जी। ये भी हमारी एनसीईआरटी का लास्ट या सेकंड लास्ट एग्जांपल है। कह रहे ऑनर वेकेशंस, अब इसका ना सैंपल स्पेस बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सैंपल स्पेस है। कह रहे ऑनर वेकेशंस वी ना विजिट 4 सिटीज A B C और D, और बिना सैंपल स्पेस बनाए क्वेश्चन हो नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट शी विजिट। अब मैं इसको करा ही नहीं रहा हूं, ये आप खुद कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं सैंपल स्पेस कैसे बनाना है। वीना विजिट करती है ये 4 शहर, कैसे करती है? हो सकता है वो पहले ए गई हो, बी गई हो, सी गई हो, डी गई हो, ए गई हो, बी गई हो, डी गई हो, सी गई हो, ए सी बी डी, ए सी डी बी, ए डी बी सी, ए डी सी बी। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है? देखो, मैंने ए को तो फ्रीज कर लिया है, उसके फ्रीज मतलब उसको नहीं छेड़ रहा। फिर मैंने बी को फ्रीज किया, सी डी को 2 बारी चेंज कर लिया, सी डी डी सी। फिर मैंने सी को चेंज नहीं किया, बी और डी को चेंज कर लिया। फिर डी को चेंज नहीं किया, बी और सी को चेंज कर लिया। अब जैसे अब बी की बारी आ गई, बी को फ्रीज कर दिया थ्रू आउट द लाइन। फिर बी ए आ गया, बी ए फ्रीज रखूंगा, बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए डी सी। बी ए हो चुका है ना, अब बी सी पर आ जाओ, बी सी ए डी, बी सी डी ए। अब आ जाओ बी डी पर, बी डी ए सी, बी डी सी ए, ये आ गया बेटा। ऐसे ही सी पर आ जाओ, सी ए फ्रीज करो, सी ए बी डी, सी ए बी बी डी मतलब डी बी हो गया, सी ए बी डी, सी ए डी बी, सी ए हो चुका है, सी बी ए डी, सी बी डी ए, फिर आया सी डी ए बी, सी डी बी ए, ऐसे आ गया बेटा। अब लास्ट वाला आप लिखो, डी ए बी सी, डी ए सी बी, डी बी ए सी, डी बी सी ए, डी सी ए बी और डी सी बी ए, ये आ गया बेटा। अब आप कोई भी क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, ए बिफोर बी, तो ए बी से पहले जाएगी, ए बिफोर बी, 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 जोड़ लो, इनमें तो आ ही नहीं सकता, ए बिफोर बी, ए बिफोर बी,
ए बिफोर बी, ए बिफोर बी, ए बिफोर बी, ए बिफोर बी, जोड़ लिया, अपॉन में कितनी है टोटल 24, हो गया। सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ए फर्स्ट बी लास्ट, ए फर्स्ट बी लास्ट, ढूंढ लो। एक ये रहा, देखो समझ रहे हो, ए फर्स्ट है बी लास्ट है, ढूंढना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, ए, ये देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आओ देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकंड लास्ट है। एक सेकंड, एक और क्वेश्चन बचा है, काम खत्म हो गया फिर। और मेरे हिसाब से हमने हर एक तरीके का क्वेश्चन कैटर कर लिया, हर एक तरीके का। इंटरसेक्शन पता है, ए, अच्छा देखो अब इससे यूनियन निकल सकता है, पी, दूसरा कलर लेते, कह रहे हैं ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो कैसे आएगा बेटा, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वही तो फॉर्मूला बता रहा हूं यार, अभी हमने इसका फॉर्मूला दिया था 1 माइनस यूनियन, अब यूनियन का निकालूंगा तो 1 माइनस ये, तो 1 माइनस 1/3 बोले तो 2/3। पी ए पता है, पी बी पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है जी, तो भैया ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो आया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना आया बच्चों 2/3, ये कितना है पी, ये कितना है 2p, 2p, और ये कितना गिवन था बच्चों मेरे को 1/2। माइनस करो, इधर लेकर आओ, तो 2/3 माइनस 1/2 6 एलसीएम आ जाता है, तो 4 माइनस 3, और ये आया 3p, तो 1 में 18 वैल्यू आ गई p की। ठीक है ना भाई, 2/3 माइनस 1/2 करूंगा, यही तो आएगा ना, एलसीएम ले लिया आपने, और ये 3 वहां जाकर डिवाइड हो गया, नीचे मल्टीप्लाई हो गया। कह रहे हैं जी लेकिन अगर पी ए की वैल्यू ये है, पी बी ये रहा, यूनियन ये रहा, तो पी निकालो अगर ए और बी क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ये आपको मैं करा चुका हूं, ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। यूनियन है 3/5, ए कितना है हाफ, और ये आ गया पी। आंसर बता दोगे, ये मैं आपको करा चुका हूं, ये मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है ना, चलो लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। कैलकुलेशन बड़ी गंदी है इसकी, वो मतलब मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। कह रहे हैं एक टिपिकल पिन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके, इज अ सीक्वेंस ऑफ एनी 4 सिंबल्स चूजन फ्रॉम 26 लेटर ऑफ द अल्फाबेट और 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स। ठीक है जी, तो एक पिन बनाना है जो कि 4 सिंबल्स का होगा, 26 लेटर और वो, तो भैया टोटल पिन कितने बनेंगे ये देखो, 36P4 नॉट C4, क्योंकि हमें अरेंज भी करना होगा 1 2 3 4 या 1 3 A5 और 1 A3 5, ये दो अलग अलग चीजें, तो अरेंजमेंट मैटर करेगी। नम लॉक में भी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर लॉक होता है, एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन देखो जाकर। टोटल पिन तो इतने बनेंगे। फेवरेबल आउटकम अब देखते हैं, इफ ऑल पिन्स आर इक्वल लाइकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन पिन कंटेन अ रिपीटेड सिंबल। सिंबल रिपीट होना चाहिए भाई, ये निकालना ना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कह रहा हूं अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। अच्छा, अब यहां पर मैं टोटल ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे देखो, ये मैंने पहले गलत बताया आपको, क्योंकि यहां रिपीटिशन अलाउड भी है और नहीं भी है। अब देखो टोटल पिन ये बनेंगे कि मैं यहां पर भी 36 आउटकम डाल सकता हूं। 36 कैसे आया पहले ये समझो, 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 10 नंबर होते हैं, तो कितना हो गया 36। मैं टोटल बना रहा हूं जिसमें जिसके अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है और है भी, ये बन गए ना टोटल। टोटल मतलब रिपीटिशन अलाउड है तो उसके अंदर वाले नंबर भी तो आ जाएंगे ना, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, तो 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, 167 बहुत बड़ा नंबर है ये, मुझे पता है। ये तो पीछे अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये बहुत बड़ा आंसर है ही इसका। ठीक है जी, फेवरेबल आउटकम अभी हम ऐसे निकाल रहे हैं, रिपीटेड सिंबल है ना, नॉट रिपीट निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? नॉट रिपीट।
नॉट रिपीट का मतलब है एक भी आइटम रिपीट नहीं होगी, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 36, 35, 34, 33, ये निकालते हैं। 36, 35, 34, 33, 1413720। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना प्लीज। 1413720। अब मुझे निकालनी है रिपीटिशन। क्या कह रहे हैं? अ आइटम इज रिपीटेड, कोई एक आइटम रिपीट हो जाए, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, इन दोनों को क्या कर लो भैया माइनस। तो ये आया 1679616। अब कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। 3720 ये आया, माइनस करने के बाद 265896, 265896। तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया 265896 डिवाइड बाय टोटल 1679616। ये हमारा आंसर है। ऑल आइज कम्स टुगेदर, ऑल आइज डू नॉट कम्स टुगेदर। तो यहां पर वही तो कह रहे हैं, एक आइटम रिपीट हो जाए। अब ऐसे निकालना कि या तो एक आइटम या दो आइटम या तीन आइटम, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना भाई। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रखा है, टोटल में से एक भी आइटम रिपीट नहीं हुआ, माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। इनमें वो वाले आइटम आ गए जो एक आइटम रिपीट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये वाला हमारा केस बन गया। डन है जी। ये 30 क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बहुत उम्दा क्वेश्चन में ले आया था आज ही। जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, 30 और एनसीईआरटी, ये मिश्रण बना लो, कोई नहीं हरा सकता तुमको प्रोबेबिलिटी के अंदर। ये मेरा वादा है, दावा है। कल मैं पोस्ट करूंगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जिसमें लिमिट्स का पोर्शन ज्यादा होगा क्योंकि डेरिवेटिव इज अ कॉन्सेप्ट। कल बात करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को लेकर, आज प्रोबेबिलिटी है। सेशन कैसा लगा, एक फीडबैक चाहिए। ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है तुमको, क्या प्रोजेक्शन दिख रहा है तुमको, और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी बता दो। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बाद मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।